हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। आज हम करा रहे हैं 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3। तो इसका लेक्चर नंबर हमारा 12 होने वाला है साइंस का। और चैप्टर का नाम है हमारा धातु एवं अधातु फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हेडिंग है पहला कि अपर रूप क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप हेडिंग डाली है, आपने डालेंगे आप अपर रूप क्या होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि अपर रूप वह होते हैं, अपर रूप से ही समझ सकते हैं कि अपर रूप। ठीक है, कार्बन ऐसी धातु अधातु है जो कि विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई तो लिखेंगे कि क्या, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूप में अरू अपर रूप कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि एक हीरा है। ये फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखें। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं उदाहरण। ठीक है, ये उदाहरण है हमारा। ये क्या, तो मैंने एक यहाँ पर लिखा है कि हीरा कार्बन का एक क्या है, अपर रूप ही तो है फ्रेंड्स। हीरा भी कहाँ, कार्बन के अंदर ही, उसके अंदर भी कार्बन होता है फ्रेंड्स, हीरा के अंदर भी। तो हीरा कार्बन का एक क्या अपर रूप है। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है फ्रेंड्स। ये हीरा कोई बनाया नहीं जाता फ्रेंड्स, ये क्या है, प्राकृतिक रूप होता है फिर हीरे का फ्रेंड्स। ठीक है, ये हीरे का प्राकृतिक रूप होता है। ठीक है, पदार्थ है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है फ्रेंड्स। क्यों? क्यों इसका अधिक, बहुत हार्ड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे कठोर पूछा है तो सबसे इसका क्वथनांक भी और गलनांक भी क्या होगा, सब बहुत हाई होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले। अगला है कि इसी में कि कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट भी है जो कि विद्युत का सुचालक करता है फ्रेंड्स। सही बात लिखी है मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, की ग्रेफाइट के कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट है जो कि विद्युत सुचालक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से टॉपिक समझ में होगा कि अपर अपर रूप क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ सकते हैं कि अपर रूप ज़्यादा कुछ नहीं है कि कार्बन की ऐसी अधातु जो विभिन्न रूपों से विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं, जैसे हीरा और कार्बन का अरूप होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अपर रूप आपको फ्रेंड्स क्लियर हो चुका होगा। तो मैं आशा करता हूँ, चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर फ्रेंड्स। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, और इसका देखो पार्ट स्टार्ट 2 हो चुका है फ्रेंड। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप देखो मैंने बताया था कि चैप्टर का नाम हमारा धातु एवं अधातु है। ठीक है, तो ये नोट्स पढ़कर आप 95% ला सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप 95% साइंस के अंदर ला सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पार्ट नंबर हमारा आज से 2 स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, आप पहले ये हेडिंग लगाएंगे कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे Li हो गया हमारा, CaCl2, CaCO और MgCl2 और NaCl2। ठीक है, ये हमारे क्या है, आयनिक यौगिक हैं। जैसे कि वैद्युक वैद्युक संयोजक, तो आप हेडिंग डालेंगे आयनिक यौगिक, लिखेंगे कि धातु एवं अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत यौगिक संयोजन वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, Na, NLa, NiLN, ठीक है, और CaCl2, CaO, MgCl2। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, आयनिक यौगिक कहलाएंगे या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है या कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके क्या प्रॉपर्टीज। ठीक है, गुणधर्म। जैसे कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, पहली हेडिंग डालेंगे भौतिक प्राकृतिक फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप, थ्योरेटिकल है फ्रेंड्स ये हमारा, तो आप हेडिंग डालेंगे भौतिक प्राकृतिक। ठीक है, भौतिक प्राकृति, तो भौतिक प्राकृति में लिखेंगे आप क्या, लिखेंगे कि आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं, क्योंकि जो इन यौगिक में परिवर्तित आवेश आयनों के मध्य प्रबल स्थित रहती है। आकर्षण बल करता है। आकर्षण जो बल कार्य करता है, सामान्य रूप से इनके इनके जो इनकी इनकी जो प्राकृतिक भंगुर होती है फ्रेंड्स। ठीक है, कहने का मतलब है जो हमारे
प्राकृतिक जो रूप से इनकी जो प्रकृति भंगर होती है वही हमारी क्या कहलाती है, भौतिक प्रकृति कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी आपको टॉपिक समझ में आएगा फ्रेंड्स। अब हेडिंग डालेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप क्या, गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, इसमें 3 से 4 पॉइंट हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अब लिखेंगे इसमें गलनांक एवं क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक में लिखेंगे क्या कि आयनिक यौगिकों को गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि क्योंकि अब लिखो, पूछा है इसने क्योंकि ये बहुत मजबूत वैद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये मजबूत वैद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको यहाँ पर आप क्वेश्चन उठाते क्योंकि सर, आप पूछते क्यों सर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्योंकि ये मजबूत वैद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। आपको ये भी क्लियर हो चुका है पॉइंट। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कि घुलनशीलता। फ्रेंड्स, घुलनशीलता नाम से ही आप समझ सकते हैं जो हमारे घुलने वाले चीज हो। ठीक है, घुलनशीलता जैसे संयोजित हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल कैरोसिन जैसे होता है, तो वो हमारे क्या है, घुलनशील कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप क्या, वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील या कैरोसिल पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय रहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा होगा पानी में आपको ऑयल, पानी में जो और आपको ऑयल डालते हैं पानी में, तो वो क्या शामिल तो उसमें विलय तो नहीं होता फ्रेंड्स, अविलय रहता है, क्योंकि वो ऊपर की तरह रहता है हमारा जल जल सॉरी तेल जो हमारा ऊपर की तरह रहता है, और वाटर हमारा जो पानी है वो क्या रहता है, नीचे की तरह रहता है। क्यों हमारा, इसका मतलब है हमारा अघुलनशीलता कहलाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्या अविलय कहलाता है। क्यों विलय नहीं कहला सकता फ्रेंड्स, क्यों इसका विलय नहीं हो रहा है, क्यों तेल ऊपर रह रहा है और वाटर हमारा नीचे। ठीक है, क्योंकि तेल हमारा पानी से हल्का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे आप, 4th नंबर है हमारा विद्युत चालकता फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, आपको हर क्लास में ये साइंस के अंदर विद्युत चालकता मिलेगी और फिजिक्स के में भी मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, विद्युत चालकता क्या होती है। ठीक है, आप 11th में हो, नाइन्थ आप अभी तो 10th में, 11th में भी पढ़ेंगे आप, और इसे 12th में भी पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंदर भी है, 12th के अंदर ये, और केमिस्ट्री के अंदर भी है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर और 11th में भी केमिस्ट्री के अंदर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आप यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है फ्रेंड, आए बनता ही है कि विद्युत चालकता क्या होती है फ्रेंड्स। ठीक है, 2 से या 1 नंबर में पूछेगा आपसे डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ से डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन बनती है फ्रेंड्स की, लिखेंगे आप इसमें कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में फ्रेंड्स, किसमें, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो विद्युत चालकता कहलाती है, जो चालन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट्स क्लियर होगा। चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर फ्रेंड्स। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे क्या है हमारा, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स की धातुओं की प्रवृत्ति। ठीक है, तो धातुओं की प्रवृत्ति हमारी क्या होगी, तो आप देखेंगे हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स, धातुओं की प्रवृत्ति। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें क्या, लिखेंगे कि पृथ्वी की प्राकृतिक भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व एवं या यौगिक को खनिज कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं हमारे, खनिज कहते हैं फ्रेंड्स। क्या, खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में होती है, जिससे निकलना लाभकारी होता है, उन खनिजों को अस्क 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 कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट पूछा है फ्रेंड्स की पहला है हमारा कि पृथ्वी की जो भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं फ्रेंड्स। अब खनिज के बारे में पढ़ना है पहले कि खनिज क्या होते हैं। पहले हमने पढ़ा कि धातु की प्रवृत्ति क्या होती है, तो वो हमारे खनिज होती है। अब हम पढ़ेंगे खनिज क्या होते हैं, तो खनिज खनिज किससे मिलकर होता है, जो जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में होती है, जिससे निकलने वाला लाभकारी होता है, उन खनिजों को अस्क कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो खनिज
कितना कहते तो उसमें मिलने वालों को खनिज के अक्ष कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट क्लियर होगा फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। तो देखेंगे कुछ इसमें पढ़ेंगे आप कि आप हेडिंग डालेंगे धातुओं का निष्कर्षण, लिखेंगे फ्रेंड्स की कि कुछ धातुएं भूपट्टी कुछ धातुएं भूपट्टी एवं स्वतंत्रता अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातु सबसे कम क्रियाशील क्रियाशील होती है एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा आदि। ये हमारी क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारी धातु सबसे कम क्रियाशील और सक्रियता भी होती है फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा, अब सक्रिय श्रेणी क्या होती है, वो सबसे हमारी ऊपरी होती है। अब इसमें ही सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं जैसे कि के मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम, ये हमारी क्या सबसे ऊपर श्रेणी में आने वाली धातुएं हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब तो ये भी हमारी क्या होती है, बहुत अधिक क्रियाशील होती है, वो हमारी क्या बहुत सबसे कम क्रियाशील होती हैं, और ये हमारी सबसे बहुत क्रियाशील होती हैं तथा कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती, और वो हमारी एवं स्वतंत्र अवस्था में ही पाई जाती है फ्रेंड्स, और ये हमारी कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। कहने का मतलब एक डिफरेंस है, यहाँ पर एक डिफरेंस दे रखा है फ्रेंड्स, ये और कुछ नहीं, आप डिफरेंस दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, धातु का निष्कर्षण हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। एक तरफ हमारी सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं और एक तरफ हमारी क्या सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, धातु का निष्कर्षण हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा कि अश्कों का समुद्रीकरण, ठीक है, समुद्रीकरण। तो पढ़ेंगे इसमें हम, आप हेडिंग डालेंगे अश्कों का समुद्रीकरण, तो लिखेंगे इसमें क्या, तो लिखेंगे इसमें कि पृथ्वी से निकले गए अश्कों को मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गंग कहते हैं, जिन्हें गंज जो गंज लग जाती है हमारे गंग कहते हैं, ठीक है। जंग नहीं, गंग गंग कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या गंग कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो लिखे किसके आगे कि अश्क से अक्स अक्सों के से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अश्क एवं गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर भिन्न तकनीकों का प्रयोग प्रयोग गैंग को हटाने में किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या कहने का मतलब है, जो हमारी गंग हो, अश्क पे गंग लगे तो उसके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर इसे हम तकनीकों का दो इस उपयोग करके अलग अलग तरीके से हम इसे हटा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि हमारे भौतिक रूप से या हम रासायनिक रूप से इसकी जो गैंग को जो हम लग जाती है अश्क पे, वो हम इसे हम हटा सकते हैं फिर, जैसे कि प्राकृतिक रूप से या हम भौतिक रूप से या हम रासायनिक रूप से भी इसे हटा सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, अश्क का समुद्रीकरण कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा कि सक्रिय सॉरी सक्रिय श्रेणी में सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, जैसे कि सिनवार जैसे कि सिनवार, ऐसे HgS, ये हमारी क्या सबसे नीचे धातु है, तो हमारी ये क्या कहलाएंगे, हमारी नीचे सबसे धातु है तो निष्कर्षित धातु कहलाएगा। लिखेंगे इसमें आप क्या, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। पारे का एक मुख्य अश्क सिनावार है, जैसे कि HgS, ठीक है। सिनावार का ये फॉर्मूला है HgS, ठीक है, Hg मरकरी सल्फेट, ठीक है, मरकरी सल्फेट, इसे वैसा नाम दिया गया है सिलन सिलनावार, ठीक है, सिलनावार, ठीक है।
ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये भी टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले टॉपिक है, हम चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सकृता सकृतीय श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये? सकृता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो लिखेंगे आप क्या इसमें? लिखेंगे आयरन जिंक कॉपर, लिखेंगे इसमें आयरन जिंक कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्य में होती है। प्रकृति में ये धातु एवं प्रेसल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक और है फ्रेंड्स, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला टॉपिक हमारा भंजन, ठीक है। भंजन तो लिखेंगे इसमें अक्सकों को सल्फाइड अक्सकों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स। और ये प्रक्रिया या यह क्रिया भंजन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? भर्जन कहलाती है। ये भर्जन प्रक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। एक मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी वीडियो के साथ फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।